हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एनबी लर्निंग में। तो इस वीडियो में कक्षा 12वीं समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी के सेकेंड टर्म के चैप्टर ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन इन इंग्लिश सिलेबस में देखा होगा चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में यानी कि रूरल की बात कर रहे हैं, ग्रामीण समाज के बारे में जो चेंज एंड डेवलपमेंट हुए उसकी चर्चा की जाएगी। ये जो पार्ट है बेटा 10 नंबर का आ रहा है आपकी परीक्षा में, तो 10 नंबर के उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी हमें। तो चैप्टर लंबा भी है थोड़ा, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन 10 नंबर का है तो 1 घंटे तक के आसपास वीडियो बनेगी। ये वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उनकी साथ साथ चर्चा करेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो CUET के एग्ज़ाम में सोशोलॉजी का सब्जेक्ट चूज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो मैं आपको बताते जाऊंगा। आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनने के बाद पूरे आपकी तैयारी हो जाएगी। शुरुआत करते हैं ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले चैप्टर के समझते हैं क्या है। समाज, ग्रामीण समाज, भारत गांव का देश कहलाता था एक टाइम पे। तो ग्रामीण समाज में क्या क्या परिवर्तन आए उनको पढ़ेंगे और क्या क्या विकास हुए, कौन कौन से गांव आज नगर के रूप में विकसित हो गए, इन सब की चर्चा करेंगे। हर एक पॉइंट को, टॉपिक को ध्यान से करना है हमें। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा इसमें, भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज है। ये तो आपको पढ़ते आ रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं, जिन बच्चों ने कक्षा 9वीं में जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर था पालमपुर गांव की कहानी याद होगा, पालमपुर गांव की कहानी, तो कुछ ना कुछ चैप्टर आधा उससे ही मिलता जुलता है। यानी 9th में आपने इतिहास या सामाजिक विज्ञान का ये पाठ पढ़ा है तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है और एक ही वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 60% यानी 60% लोग गाँव में रहते हैं। यानी 40 कहाँ रहते हैं, 40 शहरों में रहते होंगे, तो 60% लोग गांव में रहते हैं। 2011 की जनगणना, 21 में जनगणना हुई नहीं लॉकडाउन की वजह से। उनका जीवन कृषि और उनसे संबंधित व्यवसाय पर चलता है। तो आपको पता हो कृषि और गैर कृषि कार्य क्या होते हैं। कृषि कार्य वह होते हैं जो खेतों से संबंधित होते हैं, जिनमें आप खेती तो होती है, साथ में बागान हो गए या गार्डनिंग हो गई, मधुमक्खी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन, बकरी भेड़, ये सब एक तरीके से कृषि से संबंधित है। ठीक है, तथा भूमि उत्पाद का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो भारतीय समाज एक ग्रामीण समाज है। अगर क्वेश्चन आता है भारतीय समाज के बारे में बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 60% लोग गांव में रहते हैं। उनका जीवन कृषि एवं उनसे संबंधित क्रियाकलापों पर चलता है। भारत के विभिन्न भागों में बेटा त्यौहार मनाए जाते हैं फसल से जुड़े हुए। तमिलनाडु में पोंगल बेटा, पंजाब में बैसाखी, केरल में ओणम और हरियाणा में हरियाली तीज, असम में बिहू, कर्नाटक में उगाड़ी। ये कौन से त्यौहार हैं? ये फसलों को काटने के समय बनाए जाने वाले त्यौहार हैं। तो याद रखना बेटा, फसलों को काटने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं। तो तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं, बैसाखी पंजाब में मनाते हैं। तो फसलों से जुड़े त्यौहार ये हैं, फसलों से जुड़े त्यौहार बेटा। ठीक है, फसलों से जुड़े त्यौहार कोई पूछे आपसे तो क्या करोगे, इनके नाम बताओगे आप, और कौन से राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये आपके CUET में भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण बात, कृषि और संस्कृति का घनिष्ठ संबंध है। कैसे भाई, खेती जुड़े हम त्यौहार मनाते हैं, फसलों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, किसान की बहुत इज्जत करते हैं। तो कृषि और संस्कृति का घनिष्ठ संबंध है। ग्रामीण भारत की सामाजिकता भी कृषि पर आधारित है। यानी ग्रामीण भारत के अगर समाज की बात करें तो लोहार, भूमिहार, किसान, सुनार, धोबी, इन सब के नाम से आप जानते होंगे लोगों को कि यहाँ पे लोग धोबी लोग रहते हैं, है ना। तो व्यवसाय के आधार पर गांव में जाति व्यवस्था प्रदर्शित होती है। आपको ये नोट करना है कि व्यवसायों को भिन्नता ही यहाँ की जाति व्यवस्था प्रदर्शित करती है। तो गांव में जो सामाजिकता वो कृषि से जुड़ी है और व्यवसाय के आधार पर जाति प्रदर्शित की जाती है। तो गांव में जाति प्रथा कैसे है बेटा, व्यवसाय के आधार पर वहाँ पे जाति प्रथा है। अगर आ जाए कि भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक संरचना कैसी है, तो लिख सकते हैं कि गांव में जो उनका कृषि और उससे संबंधित व्यवसाय होता है तो उनके नाम पर उनकी जाति का नाम भी पड़ जाता है। जैसे धोबी,
लोहार, ठीक है, कुम्हार, सुनार, नाई। सोने के काम करने वाले को सुनार, बाल काटने वाले को नाई, है ना, ऐसे। और चमड़े काम करने वाले को चमार। इस तरीके से आप जानते होंगे ये काम के अकॉर्डिंग जाती हैं। बहुत से अन्य विशेषज्ञों एवं दस्तकार जैसे कहानी सुनाने वाले, ज्योतिषी, पुजारी इत्यादि भी ग्रामीण जीवन में लोगों को सहारा देते हैं। तो और भी होते हैं, अध्यापक गण होते हैं, वहाँ पे मास्टर जी होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, पुजारी, इन सब की भी गाँव में बहुत इज्जत होती है। ग्रामीण समाज में कृषि योग्य भूमि ही जीविका का स्रोत है। तो वहाँ पे जीविका मतलब जीने के लिए जो काम किया जाता है। तो मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। जब भी ग्रामीण वर्ड आपके सामने कभी बैठे आए तो ग्रामीण में एक ही काम है, वो है कृषि या उससे संबंधित कार्य। बस ये याद रखना आप। और नगर जब भी वर्ड आए तो नगर में आ जाएंगे कारखाने। क्या आ जाएंगे बेटा? कारखाने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपको पता भी है और रिवाइज में करवा रहा हूँ। और भूमि ही उनकी संपत्ति, और यानी इन द एंड हम बात ये करें पूरे टॉपिक की, तो भारतीय समाज ग्रामीण के रूप में 60% लोग खेती करते हैं। और वहाँ के जो त्यौहार हैं वो खेतों से संबंधित त्यौहार होते हैं। वहाँ पे 3 पॉइंट हो गए समाज के बारे में। एक और व्यवसायों की भिन्नता यहाँ पे जाति प्रदर्शित करती है और सामाजिकता कृषि पर आधारित है। यहाँ पे जो जातियाँ होती हैं खेतों में काम करने या कृषि से जुड़े काम करने वालों के अनुसार होती है। साथ में इनकी जो जीविका का स्रोत खेती है और जो इनकी संपत्ति वो है भूमि। तो आपके 3 पॉइंट यहाँ से, 3 पॉइंट वहाँ से, 6 नंबर से बड़ा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ग्रामीण समाज की झलक इन 2 पॉइंटों में आपको दिखा दिए मैंने। अब बढ़ते हैं आगे बेटा। अब है बड़े और मध्यम जमींदार। तो जमींदार भी कई प्रकार के होते हैं। छोटे और सीमांत भूस्वामी, काश्तकार, पट्टेदार, भूमिहीन, खेती और मजदूर। इन चारों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा, वो है बड़ी मात्रा में ज़मीन, जिसे पहले जमींदारी के नाम से जाना जाता था। तो बड़े जमींदार और मध्यम जमींदार कौन होते हैं? जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, या इन शॉर्टकट में जमींदार। जिनके पास बड़ी जमींदार उनको जमींदार बोलते हैं। छोटे और सीमांत भूस्वामी, छोटे किसान होते हैं बेटा, नाम ही है छोटे किसान या भूस्वामी, जिनके पास कम ज़मीन होती है और ये केवल अपने परिवार के उपभोग के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं। यानी बेचने के लिए अनाज नहीं उगाते, केवल परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं। इनके पास बाज़ार में बेचने के लिए अतिरिक्त उत्पादन वस्तुएं नहीं होती। तो ये हो गया आपका छोटे और सीमांत भूस्वामी, छोटे किसान, और बड़े और मध्यम जमींदार जिनकी बड़ी मात्रा में ज़मीन होती है और ये लोगों से अपने खेतों में काम करवाते हैं और फसलों को बाहर बेचते हैं। अगला है काश्तकार या पट्टेदार। ये पूछ सकते हैं कि किसानों के प्रकार बताइए। तो किसानों के प्रकार, 4 किसानों के प्रकार तो आपके सामने अभी हैं। ये सब क्या है? किसानों के प्रकार, यानी किसान कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ठीक है, किसानों के प्रकार हैं। तो ये वे कृषक होते हैं, काश्तकार, पट्टेदार, जो भूस्वामी से ज़मीन पट्टे पर लेते हैं, यानी जमींदार से कॉन्ट्रैक्ट पे ज़मीन लेते हैं और जितनी भी उपज होती है 50% स्वयं रखते हैं और 50% जमींदार को देते हैं। तो पट्टेदार। और एक होता है भूमिहीन खेतीहर, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, दूसरों के लिए ही काम करते हैं। मजदूर भी कह सकते हैं हम, और मजदूर वर्ड आया हुआ है। तो किसानों के प्रकार बता दिए बेटा। बड़े और मध्यम जमींदार हो गए, छोटे और सीमांत भूस्वामी, काश्तकार, पट्टेदार और भूमिहीन खेतीहर मजदूर। ये सब क्या है बेटा? किसानों के प्रकार। आगे बढ़ते हैं। एक महिलाओं की स्थिति, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया, महिलाओं की स्थिति बेटा। कानून महिलाओं को जमीन में बराबर का हिस्सा देता है, परंतु महिला का नाम केवल दिखावे के लिए होता है, उस पर अधिकार तो पुरुष रखते हैं। तो एक ये बड़ी समस्या है कि जो गांव में ज़मीनें होती हैं बहुत कम ऐसा सुनने को मिलेगा जो महिलाओं के नाम पर होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कृषि संरचना, यानी खेती की संरचना, ठीक है। ध्यान से समझ इस टॉपिक को। अभी हमने किसानों के प्रकार पढ़े और जमींदारी और कृषि व्यवस्था कैसे कैसी होती है, यानी कि गांव का ग्रामीण जीवन कैसा होता है। 60% ग्रामीण लोग हैं, खेती से जुड़े काम करते हैं, उनके जो त्यौहार होते हैं फसलों से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। 2 टॉपिक खत्म हो गया। एक तो ग्रामीण जीवन के बारे में पढ़ लिया आपने, ग्रामीण जीवन, आप इसके बारे में 6 नंबर का लिख सकते हो। दूसरा किसानों के प्रकार के बारे में पढ़ लिया, बड़े किसान, भूस्वामी, काश्तकार और मजदूर। अब है कृषि संरचना, ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में भी। भारत के कुछ भागों में कुछ ना कुछ ज़मीन का टुकड़ा काफ़ी लोगों के पास होता है, जबकि दूसरे भागों में 40 से 50% परिवारों के पास भूमि नहीं होती। तो ऐसा पता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, यानी कि मोस्टली 90% जो रिसोर्स होते हैं बेटा, संसाधन होते हैं,
वो केवल 10% लोगों के पास होते हैं। ये सच्चाई है दुनिया की कि 90% संसाधन केवल 10% के बाद होते हैं, और 10% संसाधन के लिए 90% लोग जो आम लोग होते हैं वो लड़ते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत के कुछ भागों में कुछ ना कुछ ज़मीन का टुकड़ा काफ़ी लोगों के पास होता है, जबकि दूसरे भागों में 40 से 50% परिवार के पास भूमि नहीं होती। उत्तराधिकारी नियमों और पितृवंशीय नातेदारी के कारण महिलाएं ज़मीन की मालिक नहीं होती। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि महिलाएं ज़मीन की मालिक नहीं होती। क्यों नहीं होती? पितृवंशीय और उत्तराधिकार के नियम जो कि मनुस्मृति के आधार पर चलते आ रहे हैं आज तक। मनुस्मृति एक ग्रंथ है जो आपने 12वीं में हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उसके आधार पर जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार महिलाएं भूमि पर अधिकार नहीं रख सकती। भूमि रखना ही ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देता है। कृषि मजदूरों की आमदनी कम होती है, उनका रोजगार असुरक्षित रहता है वे वर्ष में। तो आपको पता होगा बेरोजगारी किस प्रकार की होती है। एक मौसमी बेरोजगारी भी होती है कि साल के कुछ मौसमों में ही उनको काम मिलता है। अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा, अगला पॉइंट है हमारा ग्रामीण वर्ग में जाति और संरचना। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो जाति होती है, आपको मैंने बता दिया है कि जाति एक तो कर्म के आधार पर निर्धारित हो जाती है। कर्म के आधार यानी काम के आधार पर जातियों का निर्धारण किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग और जाति संरचना आपस में जुड़े हुए हैं। जो वर्ग है बेटा, वर्ग मतलब बांट रखा है, ये लोहार वर्ग है, ठीक है, ये धोबी वर्ग है, तो ये क्या बांट रखा है। और जाति संरचना आपस में संबंधित है बेटा। जो जैसा काम करता है वो वर्ग भी कहलाता है, उनकी जाति भी धीरे धीरे बन जाती है। ठीक है, चलो, उच्च वर्ग को उच्च जाति उच्च जाति को उच्च वर्ग माना जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। उच्च जाति अमीर लोग बड़े मध्यम भूमि मालिकों में गांव में संसाधनों और श्रम बल को नियंत्रित किया। यानी उच्च जाति के लोगों ने, अमीर लोगों ने और बड़े मध्यम भूमि के मालिकों ने जितने भी गांव में संसाधन है, गांव में जितने भी संसाधन है बेटा, उनको क्या किया? नियंत्रित किया। तो याद क्या रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग और जाति संरचना में समानता पाई जाती है। जो इंसान कार्य करता है उनके अनुसार उनकी जाति निर्धारित की जाती है, और उच्च जाति को उच्च वर्ग माना जाता है और निम्न जाति को निम्न वर्ग माना जाता है। तो वर्ग और जाति क्या है? आपस में कलेक्टेड है, जुड़ी हुई है। अच्छा, बंधुआ मजदूर बताओ बेटा। अनपढ़ होते हैं, कोई कुशल काम नहीं जानते। ये मजदूर जो अनपढ़ होते हैं और कोई अच्छा एक स्किल काम नहीं जानते हैं, उनको बंधुआ मजदूर कहते हैं। ठीक है, उनको बंधुआ मजदूर कहते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट दर पॉइंट आपको चैप्टर समझा रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए। आपको क्या करना है, ध्यान से बस वीडियो को देखना, अंत तक क्लियर हो जाएगा सारे टॉपिक आपके। ठीक है, तो प्रत्येक गांव में एक या दो जाति के लोग ही भूमि रखते हैं। आपको पता है हर गांव में, अगर हम छोटे से गांव की बात करें तो केवल एक या दो जाति है, ये नहीं कि दो लोग जाति। जैसे यादव एक जाति है बेटा, यादव जाति है, जाट एक जाति है। तो कुछ गांव में कुछ जाति के लोग ही, एक या दो जाति के लोग ही ज़मीन रखते हैं। इनकी संख्या भी गांव में महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास, ये बड़े फेमस हैं, जो कि इनके बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं हम। ऐसे लोगों को प्रबल जाति का नाम दिया। तो प्रबल जाति क्या होती है? गांव में वह जाति जो संसाधनों पर अपना कब्जा रखते हैं। एक तरीके से और कि जो प्रबल जाति होती है वो राजनीतिक, आर्थिक और रूप से शक्तिशाली होते हैं। यानी जिनका बल ज़्यादा है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जिनकी पहुंच ज़्यादा है, उनको हम बोलते हैं प्रबल जाति। तो बेटा याद करना, प्रबल जाति का क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए तो प्रबल जाति किसे कहते हैं बेटा? प्रबल जाति से तात्पर्य है कि इनकी संख्या गांव में महत्वपूर्ण है और ये राजनीतिक, आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। ये प्रबल जाति लोगों पर प्रभुत्व बनाए रखती है। अब एग्जाम्पल है कुछ प्रबल जाति के बेटा। पंजाब के जाट सिख, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट, आंध्र प्रदेश के कंपास और रेड्डी, कर्नाटक के वोका गालीलास और लिंगायत, बिहार में यादव। तो ये क्या है बेटा? ये एक प्रबल जाति है, यानी इनके पास संसाधनों की उचित मात्रा और रईस वर्ग में आते हैं। ये अधिकतर सीमांत किसान तथा भूमिहीन लोग इन्हीं जातियों के पास काम करते हैं। जितने भी किसान हैं जिनके पास ज़मीन है वो निम्न जाति के होते हैं। वे अधिकतर प्रबल जाति के यहाँ मजदूरी करते हैं। भारत में कई भागों में अभी भी बेगार क्या होता है बेटा? एक ऐसी कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपको बदले में पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको थोड़ा खाना पीना मिल जाएगा। उसे कहते हैं मुफ्त मजदूरी भी कहते हैं। तो उत्तर भारत में अभी भी गांव में आप देखोगे बेटा तो बेगार बड़ा फेमस है। तो बेगार एक ऐसी स्थिति को कहते हैं
कि जब काम के बदले कुछ नहीं मिलता। तो प्रबल जाति का क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो क्या लिखेंगे कि वह जाति जिनके संसाधनों पर कब्जा होता है, गांव में इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती लेकिन इनका बल ज़्यादा होता है। उदाहरण लिख सकते हैं, पंजाब में जाट सिख, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में जाट, आंध्र प्रदेश में कंपास रेड्डी, कर्नाटक के वोक्का लिगास लिंगायत, बिहार के यादवादी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, अब बेटा पॉइंट है जो वो है कि शक्ति और विशेष अधिकार उच्च और मध्य जातियों के पास ही, जितनी भी शक्ति हैं खेती की वो उच्च एवं मध्य वर्ग के पास ही है बेटा। संसाधनों की कमी, भूस्वामियों के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक प्रभाव के कारण बहुत से गरीब कामगार पीढ़ियाँ उनके यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। यानी कि जिनके पास शक्ति है वो कौन है? प्रबल जातियाँ। प्रबल जातियों के पास सारी शक्ति है, प्रबल जातियाँ बेटा, शक्तियाँ सारी इनके पास हैं, अधिकार इनके पास है। तो जो लोग होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पास बंधुआ मजदूरी करते रहते हैं। गुजरात में इस व्यवस्था को हलपति, कर्नाटक में जीता कहते हैं। तो ये जीता और हलपति क्या है बेटा कि बहुत से गरीब, यहाँ शुरू करेंगे बेटा जहाँ से मैंने डाक किया है, बहुत से गरीब कामगार पीढ़ियों से उनके यहाँ बंधुआ मजदूर, ठीक है। गुजरात में इस व्यवस्था को हलपति, कर्नाटक में जीता कहते हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। अगला है भूमि सुधार के परिणाम। तो भूमि सुधार मतलब क्या होता है कि आपको पता है खेती हमारा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो ज़मीन में अगर सुधार करेंगे तो खेती क्या होगा? खेती में बढ़ोतरी होगी और इनकम देश की अच्छी होगी। तो कुछ सुधार औपनिवेशिक काल में हुए, कुछ आज़ादी के बाद हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं औपनिवेशिक काल में, यानी कि जब हम किसी के गुलाम थे ब्रिटेन के, उस समय क्या सुधार किए गए। तो बेटे 3 पॉइंट औपनिवेशिक काल के दौरान है और ये स्वतंत्र भारत के। तो औपनिवेशिक दौरान के क्या किया है बेटा? इसका जो उद्देश्य था, क्यों किया अंग्रेजों ने सुधार, क्यों किया पहले बताओ? पैसा कमाने के लिए अंग्रेजों ने सुधार किया बेटा, पैसा कमाने के लिए। तो ये आएगा कि ब्रिटिश ने भूमि सुधार क्यों किया। तो 3 उद्देश्य बता दिए मैंने। नंबर 1, पहले से कृषि संरचना में पैदा हुई बाधाओं को दूर करना। पहले से जो खेती की संरचना मतलब समझते हो, बनावट, पहले से खेती बनावट में जो बाधाएं पैदा हुई थी उनको दूर करना। शोषण और सामाजिक असमानता को दूर करना, शोषण और सामाजिक असमानता को दूर करना, ठीक है। शोषण को दूर करना और सामाजिक असमानता को दूर करना। समाज के सभी वर्गों में स्थिति और अवसरों की समानता सुनिश्चित करना। हालांकि ब्रिटेन का ये काम नहीं था पैसे कमाने का, तो लेकिन जो रिकॉर्ड बताते हैं वो ये था कि हालांकि कुछ अच्छा भी किया अंग्रेजों ने कि भाई जो जंगल थे उनको काट के साफ़ किया गया, वहाँ पे लोगों को रहने के लिए बनाया। तो ये पॉइंट याद कर सकते हैं कि ब्रिटिश ने, यानी कि औपनिवेशिक काल में जो कृषि में सुधार किए गए वो क्यों किए गए। तो पहले से कृषि संरचना में पैदा हुई बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए, शोषण और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए किए गए, समाज के सभी वर्गों को अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए। जमींदारी व्यवस्था, ये भी आपने पता पड़ा होगा। इस प्रणाली में क्या होता है बेटा? जमींदारी व्यवस्था आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। इस प्रणाली में जमींदार भूमि का स्वामी माना जाता था। सरकार से कृषक का सीधा संबंध नहीं था, यानी सरकार का तत्पर यहाँ पे अंग्रेज है बेटा, ब्रिटिश। सरकार का कृषक से सीधा संपर्क नहीं था, अपितु जमींदार के माध्यम से भूमि का कर सीधा सरकार को दिया जाता था। यह आपको पढ़ा होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू करती जमींदारी प्रथा 1793 में, ठीक है। आपको याद होगा हिस्ट्री में, इसे ज़्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल से ताकि आपको बोर ना लगे। तो जमींदारी व्यवस्था में सरकार को जमींदार किसानों से टैक्स इकट्ठा करके दिया करता था। रेतवाड़ी प्रथा एक नई प्रथा थी। कृषक, यानी इस व्यवस्था में भूमि का कर सीधा कृषक द्वारा सरकार ने अंग्रेजों को दिया जाता था। इस व्यवस्था ने जमींदारों को हटा दिया गया। तो ये हिस्ट्री के टॉपिक हैं, तो आपको वही कहाँ याद होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद जो भूमि में सुधार किए गए बेटा वो कैसे किए गए, ध्यान से देखेंगे। स्वतंत्र भारत में नेहरू और उनकी नीति सलाहकारों ने 1950 से 70 तक भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला शुरू कर दी, ठीक है। आपको ग्रामीण समाज के बारे में याद हो गया, कृषकों के प्रकार के बारे में याद हो गया, जातीय बनावट के बारे में याद हो गया। सारे पॉइंट रिकॉल करवा रहा हूँ एक बार। अब की आज़ादी के बाद 1950 के बाद 47 से आज़ादी शुरू हुई थी, 1950 के बाद संविधान लगा था, तो के बाद जो नियम आए उनके बारे में बता रखा है। क्या है? जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, परंतु केवल कुछ क्षेत्रों में ही हो रहा पाया।
हालांकि नेहरू जी ने कहा था कि जमींदारी प्रथा को एंड करो, लेकिन एंड तो हुआ, कुछ ही क्षेत्रों में हुआ। पट्टेदारी खत्म करना, यानी कि आप मेरी ज़मीन पे काम करके 50-50 दो, वो ख़त्म कर दिया। परंतु केवल बंगाल और केरल तक ही सीमित रहा। जो किराए पर भूमि लेकर खेती करता है उन्हें काश्तकार, पट्टेदार या जोतदार कहते हैं। ये आपको अर्थ पता है कि जो किराए पर भूमि लेकर खेती करता है उन्हें काश्तकार, पट्टेदार या जोतदार कहते हैं। पट्टेदारी को ख़त्म करना, परंतु ये केवल बंगाल केरल था। भूमि की हदबंदी, हदबंदी यही बताऊंगा आपको। हदबंदी अधिनियम जो राज्यों का कार्य था, इससे भी बचाव के रास्ते और विधियाँ निकाल ली गई। ये भी आधा अधूरा। तो कौन कौन सा जो आज़ाद भारत में ग्रामीण समाज में खेती के सुधार के लिए किया गया, जमींदारी व्यवस्था का अंत करने के लिए, पट्टेदारी को खत्म करने के लिए और हदबंदी, परंतु ये तीनों अच्छी तरह लागू नहीं हो पाए। 1, 2 और 3 याद रहेगा बेटा कि आज़ाद भारत में भूमि सुधार के लिए क्या किया गया। गुड। बेनामी बदल, ये क्या होता है पढ़ते हैं इसके बारे में, कि भूस्वामियों ने अपनी भूमि रिश्तेदारों या अन्य लोगों के बीच विभाजित की, परंतु वास्तव में भूमि पर अधिकार भूस्वामी का ही होता था। इस प्रथा को बेनामी बदल कहा गया। यानी एक परिवार में दादा के पास बहुत सारी संपत्ति है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। उन्होंने अपने बहुत सारे बच्चों में बांट दिया, पोतों में बांट दिया, लेकिन कानूनी हक किसका, दादा का ही है। तो इसे बेनामी बदल कहते हैं कि भूस्वामियों ने अपनी भूमि रिश्तेदारों या अन्य लोगों के बीच बांट दी, परंतु वास्तव में जो अगर अधिकार है उसके किसका है, वो जिसके भूस्वामी का ही है। तो इस प्रथा को बेनामी बदल कहा गया। याद हो गया होगा आपको। अब हदबंदी अधिनियम क्या था कि बचने के लिए कुछ अमीर किसानों ने वास्तव में अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया, जिससे अविवाहित महिलाओं को लिए अलग हिस्सा दिया, लेकिन पत्नियों के लिए नहीं। यानी हदबंदी अधिनियम क्या था बेटा, इसको एंड करना कि भाई देखो मैं पत्नी को तलाक दे रहा हूँ, अब जब तलाक दोगे तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो ज़मीन, लेकिन तलाक सिर्फ ऑन रिकॉर्ड दिया करते थे, रियल में नहीं दिया करते थे, जिससे अविवाहित महिलाओं के लिए एक अलग हिस्सा दिया, लेकिन पत्नियों के लिए नहीं। ठीक है, ये सर, ये भी एक नया हदबंदी नियम था कि पत्नियों को तलाक, ठीक है, तलाक देंगे तो वो सिंगल मानी जाएगी, इसको ज़मीन देनी पड़ेगी, तो ज़मीन का हक उनको मिल जाता था। ठीक है, ये भी एक नियम चला था। अच्छा, इस टॉपिक के बारे में अगर ना ही कहूँ तो भी अच्छा है, क्योंकि आपको सबको पता है हरित क्रांति कब हुई थी, 1960 के 70 के दशक में हुई थी। आधुनिकरण का सरकारी कार्यक्रम था जिसमें आर्थिक सहायता दी गई थी, यानी अच्छी किस्म के बीजों को कम कीमत पर उपलब्ध करवाए गए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई थी। यह अधिक उत्पादकता वाले संकर बीजों के साथ कीटनाशक, तो क्या क्या एक बार रिवाइज करवाता हूँ, वैसे आपको जरूरत नहीं ज़्यादा पढ़ाने की। कि हरित क्रांति इसके दशक में आई थी बेटा, इसमें अधिक उत्पादकता वाले संकर बीजों के साथ कीटनाशक, खादों और किसानों के लिए अन्य निवेश पर केंद्रित थी। इस क्रांति कारण मध्यम और बड़े किसान ही नई तकनीक का लाभ उठा सके, लेकिन फ़ायदा सिर्फ हरियाणा, यूपी, पंजाब के किसानों को ही हुआ। ठीक है, ज़्यादातर कृषक स्वयं के लिए उत्पादन कर पाते तथा बाजार में असमर्थ होते। इन्हें सीमांत या आमतौर पर कृषक की संज्ञा, सीमांत कृषक उन्हें कहते हैं बेटा जो जीवन निर्वाह के लिए खेती करता है, अपने जीवन के लिए खेती कर रहा है, उसे सीमांत कृषक कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को। कई मामलों में पट्टेदार कृषक बेदखल भी हुए, क्योंकि भूस्वामी ने जमीन वापस ले ली तथा सीधे कृषि कार्य करना अधिक लाभदायक था। किसान वह जो फसल का कुछ हिस्सा अपने लिए रखता है तथा बाजार से भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हरित क्रांति के बारे में सब पॉइंट आपको याद है, बस रिवाइज करा रहा हूँ। अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध करवाए गए, खादें उपलब्ध करवाई गई और अन्य सामान सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया गया। फ़ायदा सिर्फ बड़े किसानों को हुआ, है ना। और यहाँ पर एकदम किसान वह है जो फसल का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और बाजार से भी जुड़ा होता है। कृषक वह है जो फसल का उत्पादन सिर्फ अपने लिए करता है। किसान वह है जो खुद के लिए करता है। लेकिन मजदूर कौन है बेटा, मजदूर जो दूसरे खेतों में काम करता है। कन्फ्यूज मत होना, किसान खेती करने वाला होता है, जमींदार जिसके पास ज़मीन होती है, ठीक है, पट्टेदार जो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करता है, और मजदूर जो दूसरे की फसलों पर खेती करता है। हरित क्रांति के फायदे बेटा क्वेश्चन आ सकता है जरूर, कि मुख्य रूप से गेहूं और चावल उत्पादन वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित था। हरित क्रांति कुछ क्षेत्रों तक ही था, जैसे पंजाब, पश्चिमी यूपी, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा भी है, ठीक है बेटा, इन तक ही सीमित था। नई तकनीक द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि काफ़ी हुई, इससे मजदूरों की मांग बढ़ी। तो आपको पता होगा कि इन जगहों पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि बाहर बाहर से मजदूर आए काम करने के लिए। कुछ ऋणात्मक प्रभाव ये भी पता होगा आपको कि केवल मध्यम और बड़े किसानों को लाभ हुआ। बढ़ती कीमतों और भुगतान के तरीकों में बदलाव के कारण कृषि श्रमिक जो मजदूर थे बेटा आर्थिक संकट में गिर गए। व्यवसायीकरण और बाजार उन्मुख खेती से आजीविका सुरक्षा प्रदान हो गई। मतलब अब बस पैसा कमाना है, जल्दी जल्दी फसल उगा के, चाहे ज़मीन बाद में बंजर हो जाए।
और खेती के तरीकों और बीज के पारंपरिक उपयोग को नुकसान पहुंचा, पर्यावरण के जोखिम बन गए, और लिख सकते हो फसलें बर्बाद हो गई, और किससे गरीब गरीब हो गया, ये भी लिख सकते हो आप। साथ में ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि भूमि बंजर हो गई। आगे बढ़ते हैं। इससे विभेदीकरण बढ़ा, अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया। देखो वो जो मैंने कहा था, इससे क्षेत्रीय असमानता हुई, यानी जहाँ जहाँ हरित क्रांति के फायदे हुए बेटा, वहाँ वहाँ पे अच्छे से सिंगर आ गए। इन द सेंस उनके पापा की ज़मीन इतनी महंगी हो गई कि बेच के जो ये अपने दिलजीत दोसांझ हैं या हनी सिंह, ये सब क्या है, ये सब पंजाब हरियाणा से क्यों है? क्योंकि इतनी ज़मीन थी उनके जब माता दादा परदादाओं के पास कि बेच के उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए। तो ये हुआ, असमानताओं की वृद्धि हुई। तो पहला चरण पढ़ लिया आपने। दूसरा चरण पढ़ते हैं। सूखे और आंशिक सिंचित क्षेत्रों में लागू किया गया। ये मुख्य रूप से उन जगहों पर लागू किया गया जहाँ पे सूखा था और बहुत कम खेती होती थी। किसान बाजार पर निर्भर हो गए। बाजारों उनमें कृषि में विशेषता एक ही फसल उगाई जाती थी। जिन क्षेत्रों में तकनीकी परिवर्तन और अधिक विकसित हुए, अन्य क्षेत्र जैसे रहे, यानी बिहार, पूर्वी बंगाल, इनमें ही फायदा हुआ। भारतीय कृषकों की बहुत सघन विकसित पारंपरिक जानकारी लुप्त होती जा रही है। यानी अब नए नए तकनीकों के कारण जो उनकी पहले मिट्टी को समझने की स्किल थी वो एंड हो गई है। तो दूसरा चरण कहाँ शुरू किया है बेटा? सूखे और आंशिक क्षेत्रों में शुरू किया। अच्छा, जीविका कृषि, आपको पता होगा जो कृषि जीवन जीने के लिए, यानी कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए की जाती है। जब कृषि मुख्य रूप से अपने लिए उत्पादन करते हैं और बाजार के लिए नहीं करते, उसे बोलते हैं जीविका कृषि। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आए बेटा। क्या कारण था? हरित क्रांति, पहला पॉइंट तो। दूसरा, गहन कृषि के कारण मजदूरों में बढ़ोतरी, मजदूर बढ़े, मैंने कहा था बाहर से लोग आए काम करने के लिए। नगद भुगतान बढ़ा। भूस्वामी और किसानों के संबंध में कमी आ गई। दिहाड़ी मजदूर का उदय हुआ। तो ये ग्रामीण समाज में परिवर्तन आज़ादी के बाद हुए, क्योंकि मजदूरों की संख्या बढ़ी, यानी कि किसान और जमींदार अमीर हो गए। नगद भुगतान किया जाने लगा। अब ये नहीं कि तुझे वो देंगे गहने वहने, ये नहीं, सिर्फ पैसे कैश में। भूस्वामियों से कृषि मजदूरों के मध्य संबंधों की प्रकृति वर्णन समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन ने संरक्षण की, शोषण और बदलाव में किया था। तो इन्होंने कहा कि जो संबंध की प्रकृति है उसका वर्णन समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन ने संरक्षण से शोषण और बदलाव में किया। ब्रेमन ने कहा कि जहाँ कृषि का व्यापारीकरण हुआ, जिसे कुछ विद्वानों ने पूंजीवाद कृषि का रूप कहा, क्योंकि विकसित क्षेत्रों में ग्रामीण विकसित अर्थव्यवस्थाओं जुड़ते जा रहे थे, मुद्रा का भाव गांव की ओर बढ़ा। यानी कि जहाँ पे कृषि का व्यापारीकरण हुआ, जहाँ पे कृषि का बहुत अधिक उत्पादन हुआ, जहाँ पे मंडियाँ बनने लग गई बेटा, वहाँ पे क्या हुआ? गांव नगरों में बदलने लग गए। तो अब यही याद रखना कि ब्रोमन ने क्या कहा कि गांव नगर में बदलने कब लग गए? जब खेती का विकास हुआ, मजदूरों का विकास हुआ, नगरों की विकास हुआ। ठीक है। और औपनिवेशिक काल में महाराष्ट्र में कपास खेती बाड़ी शुरू हुई। आपको पता, जब अंग्रेज यहाँ से कपास ले जाते थे। राज्यों में स्वतंत्रता के बाद सिंचाई, सड़कों, सरकारों संरचनाओं द्वारा ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इसका सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ा, गांव पर पड़ा। संपन्न यानी अमीर किसानों ने अन्य प्रकार के व्यापारों में निवेश करना शुरू कर दिए। ग्रामीण क्षेत्रों से कस्बों में रहने लगे। नए अभिजात वर्ग बने। उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ। निजी व्यवसायिक हुआ। महाविद्यालयों का यानी कॉलेज का बढ़ावा मिला। तो इससे तो ये लिख सकते हैं हम कि कृषि के बाद क्या हुआ? संरक्षण से शोषण की ओर बदलाव हुआ। ठीक है, ये पॉइंट है कि कैसे खेती में बदलाव हुआ। खेती में जब उनको हर चीज़ मिलने लगी, यानी कि आज़ादी के बाद ये सारा खेती में बदलाव हुआ और गांव शहर बन गए। कैसे बन गए? रीज़न है कि संपन्न किसानों ने व्यापारों में निवेश करना शुरू कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों से वो कस्बों में रहने लग गए और नए एक वर्ग का उदय हुआ। और जो मध्यम किसान थे वो शिक्षा के लिए अपने बच्चों को भेजने लगे। शिक्षा हुई, फिर कॉलेज खुले, है ना, बच्चों को बाहर भी भेजना शुरू कर दिया। और ये तो इससे गांव क्या बन गया? नगर बन गया। संचार मतलब मजदूरों को यहाँ से वहाँ जाना। प्रवासी मजदूरों की बढ़ोतरी कृषि के व्यापारीकरण से जुड़ी हुई है। जब भी कोई आ जाए कि इसका प्लस पॉइंट क्या है कि व्यापारीकरण, जब जैसे ही कृषि में व्यापारीकरण हुआ बेटा, तो मजदूरों की आवाजाही बढ़ने लग गई। मजदूरों तथा भूस्वामियों के बीच संरक्षण का पारस्परिक संबंध टूट गया तथा पंजाब जैसे हरित क्रांति संपन्न क्षेत्रों में कृषि की मांग बढ़ने लगी, तो बहुत सारे किसान आ गए। तो मजदूर पैसे कमाने के लिए अब अपनी पुश्तैनी जमीन को छोड़ के दूसरे राज्यों में जाने लगे। 1990 के दशक में आई ग्रामीण असमानताओं ने बहुस्तरीय पर व्यवसायों के लिए बाध्य किया
और अब मजदूर मजदूरी जैसे जैसे कि घर बनाना, प्लम्बर का काम, ये सब काम करने लग गए। और कुछ ने घुमक्कड़ मजदूरी भी कहते हैं। फुट लूज लेबर किसे कहते हैं बेटा? फुट लूज, जो मजदूर घूम घूम कर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी जीविका कमाते हैं। इन मजदूरों का फिर शोषण भी किया जाता था। तो मजदूरों के बारे में लिख दोगे आप, शोषण किया जाता है, इनको कम तनख्वाह देते हैं, ज़्यादा घंटे काम करवाते हैं। मजदूरों के बड़े पैमाने में संचार से ग्रामीण समाज दोनों ही भेजने वाले प्राप्त करने वाले क्षेत्रों पर अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। ठीक है, इससे क्या हुआ कि उदाहरण के रूप में निर्धन क्षेत्रों में जहाँ परिवारों के पुरुष सदस्य वर्ष भर अधिकतर हिस्सों गांव से बाहर काम करते थे, कृषि मूल रूप से महिलाओं का कार्य बन गया। यानी जैसे जो गरीब किसान था, जिनके पास बहुत कम ज़मीन थी, वो क्या करते थे, बाहर दूसरे राज्यों में, जैसे आपके आसपास भी बहुत सारे लोग दिल्ली में बाहर से आए हैं मजदूरी करने या पैसा कमाने, जबकि आपके कुछ रिश्तेदार गाँव में खेती ही करते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि के व्यापारीकरण से। तो ग्रामीण समाजों में जो परिवर्तन विकास हुआ, परिवर्तन ही पढ़ रहे हम कि ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हुआ कि समय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तकनीक आने से खेती बढ़ी। जिन राज्यों में खेती बढ़ी उन राज्यों में मजदूर बाहर दूसरे राज्यों से आने लग गए। ये सब पढ़ेंगे। भूमंडलीकरण, उदारीकरण, ग्रामीण समाज, टॉपिक बड़ा है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज। तो भूमंडलीकरण यानी पता ना, ग्लोबलाइजेशन, आपको पता होगा कि वस्तुओं और सेवाओं का एक जगह से दूसरी जगह तक आदान प्रदान। तो भूमंडलीय तथा उदारीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां निश्चित फसल उगाने को कहती हैं तथा ये किसानों को जानकारी सुविधाएं भी देती हैं। इसे कॉन्ट्रैक्ट खेती भी कहते हैं, संविदा खेती। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, संविदा खेती किसे कहते हैं। अब आपने देखा होगा रिलायंस फ्रेश देखा होगा, है ना, रिलायंस फ्रेश हो गया या जितने भी ग्रोसरी शॉप हैं, ये सीधा किसानों से, फर्मों से सब्जी खरीदती हैं। तो बेटा ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में शुरू हुआ। इससे कृषि बाजार का विस्तार हुआ। फ़ायदे हैं बेटा, उत्पादकों को आकर्षक मूल्य, यानी कि आपके सामने 10 सब्जी वाले हैं तो जो सस्ता देगा उससे लोगे। उपभोक्ताओं को सस्ती कृषि वस्तुओं की प्राप्ति, कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा। तो ये क्या है बेटा, ये इसके प्लस पॉइंट है। संविदा कृषि किसे कहते हैं कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ फसल उगाना कहती है और किसानों को इसकी सुविधा और जानकारी भी देती है। जैसे एप्पल, कश्मीरी एप्पल हो गए, ये सब बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ें कंपनियां किसानों को पैसा दे के, ज़मीन दे के उगाती है बेटा। तो संविदा खेती के फायदे भी हैं, सुरक्षा के साथ असुरक्षा भी है। सुरक्षा क्या है कि आपको वर्ष भर काम मिलता है। असुरक्षा कैसा है कि अगर किसान कंपनियों पर डिपेंड हो जाते हैं, खाद व कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से पर्यावरण असुरक्षित हो जाता है। देशीय ज्ञान, जो उनको ज्ञान है उनके दादा परदादाओं से मिला, वो झंड हो जाता है, नहीं निरर्थक बन जाता है। कृषि रियायतों में कमी से उत्पादन लागत बढ़ती है। बाजार स्थिर नहीं है, बीमारी, सूखा, बाढ़, हानिकारक जंतु, उधार पैसा लेना आदि परिवार में संकट आता है। तो आपको पता है आजकल प्राइवेट कंपनी में छुट्टी करो तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो वही हाल होता है इससे कि संविदा खेती के नुकसान है बेटा ये। ठीक है, फ़ायदे आपने पढ़ लिए, फसलें अच्छी मिलती हैं, उपभोक्ताओं को कम कीमत पे चीज़ें मिलती हैं, है ना, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। 1 2 3। कृषि से बहुत से लोगों की असहनीय होती है, यानी कि कृषि के मुद्दे अब भी सार्वजनिक मुद्दे नहीं रहे। गतिशीलता की कमी कारण कृषक शक्तिशाली दबाव समूह बनाने में असमर्थ रहे। संविदा खेती में कंपनी और मालिक जमीन तय करते हैं, क्या उपजाना है, यानी वो गुलाम होकर खेती करते हैं बेटा। ये चारों पॉइंट लिख लेंगे आप। संविदा खेती बहुत ही आम है, खासकर फूल की खेती, फल, अंगूर, अनार, कपास खेती किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं असुरक्षित भी। संविदा खेती कौन कौन? चाय की खेती होगी, जहाँ पे एक बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की फसल उगाते हैं, जैसे बागान भी कहते हैं। ये संविदा खेती के कुछ एग्जाम्पल हैं। थोड़ा और बताता हूँ संविदा खेती के बारे में। संविदा खेती, इससे किसान अपने जीवन व्यापार के लिए इन कंपनियों पर निर्भर हो जाता है। ये इसके नुकसान है संविदा खेती के, अगर आपकी परीक्षा में आते हैं तो। निर्यात उन्मुखी, मतलब उगाना है और बाहर बेचना है। फूल, खीरे हेतु संविदा खेती का अर्थ है ये भी है कि कृषि भूमि का प्रयोग उत्पादन से हटकर किया जाता है, यानी अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। संविदा खेती केवल उन चीज़ों का उत्पादन करती है जो कि जिनमें खाद और कीटनाशक का प्रयोग होता है। जैसे आज हम जो फ्रूट खाते हैं वो टेस्ट नहीं मिलता जो गांव में मिलता है। कारण यही है कि वो अधिक मात्रा में पैसे कमाने के लिए उगाया गया है। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक, किसानों की आत्महत्या के कारण, ये आप शायद लिख लोगे कि समाज शास्त्र ने कृषि और कृषक समाज में होने वाले जो बदलाव है, सामाजिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास किया है। आत्महत्या करने वाले मोस्टली सीमांत किसान थे, जो कि दूसरे की किस खेती में किसानी करते हैं, यानी खेतों में काम करते हैं, जो मूल रूप से हरित क्रांति का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
कृषि रियायतों में कमी के कारण उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई, यानी कि इन्होंने लोन तो काफ़ी ले लिया है लेकिन लोन चुका नहीं पाए। और लोन इन्होंने बैंक से नहीं लिया बेटा, लोन इन्होंने जमींदारों से, बड़े बड़े रईसों से लिया, जिसके कारण इनको कर्जदार बन जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। खेती का ना होना, फसल बर्बाद होना, घर परिवार में कोई बीमार होना, ये सब लिख सकते हैं, ये घटनाएं बन गई। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। अब आपको पता 14 अप्रैल को एक स्कीम शुरू की नरेंद्र मोदी जी ने कि ग्राम उदय से भारत उदय अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसकी मदद से हम पंचायती राज को मजबूत करते हैं और गांव में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। तो गांव के उदय के लिए स्कीम बनाई गई थी, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। राष्ट्रीय ग्रामीण नगरीय मिशन ये शुरू किया गया 12 अप्रैल 2005 को। इसका जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने चालू करवाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करवाना। आरंभ में केवल 7 साल के लिए रखा गया, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया ताकि ग्रामीण लोगों के जीवन को सुधारा जा सके। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चैप्टर आपका एंड हो गया। प्रश्नों की बात करते हैं, चैप्टर बहुत लंबा रहा है। अब देखो, आप मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। आपने ग्रामीण समाज क्लियर है, ग्रामीण समाज के बारे में कि इतने % लोग किसान करते हैं वगैरह। दूसरा आपने पढ़ा किसानों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, जमींदार होते हैं, भूस्वामी होते हैं, ठीक है, काश्तकार होते हैं और मजदूर होते हैं। तीसरा पढ़ा आपने प्रबल जाति, ये पढ़ा आपने। और चौथा पॉइंट जो पढ़ा आपने, स्वतंत्रता से पूर्व खेती में सुधार और स्वतंत्रता के बाद खेती में सुधार। फिर आपने मजदूरों के प्रकार, बंधुआ मजदूरी पढ़ी और संविदा खेती पढ़ी। ये सब जुड़े हुए हैं। वीडियो को ध्यान से 2 बार देख लेना, जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाने की, गारंटी है मेरी। क्वेश्चन देखो बेटा, कृषि और संस्कृति में गहरा संबंध नहीं है बेटा। जॉन ब्रोवेन ने कहा कि एक ही जगह में काम करने वाले मजदूर घुमक्कड़ कहते हैं, गलत कहा ये, तो ये आप सब जानते हैं बेटा। आगे श्रीनिवास के अनुसार प्रबल जाति राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली होती है। बड़े और मध्यम बड़े जमींदारों के मालिक कृषक मजदूर नहीं होते, ठीक है, के मालिक बड़े जमीनों के मालिक कौन होते हैं बेटा? जमींदार होते हैं बेटा, जमींदार कहलाते हैं, ठीक है, ये आप कर लोगे। बंधुआ मजदूर गुजरात में, कर्नाटक में ये कहते हैं, हीसा कहते हैं इसको, और इसका नाम मुझे याद नहीं है, पढ़ लेना बेटा। बेकार को मुफ्त मजदूरी भी कहते हैं, है ना। हरित क्रांति से किस गेहूँ और चावल जैसे फसलों को फायदा हुआ, ये सब आप फटाफट। किसानों आत्महत्या करने के कारण क्या है बेटा? 3 कारण है बेटा, बैंक का कर्जा, खेती का ना होना, उचित मूल्य ना मिलना। हरित क्रांति से किसको फायदा हुआ बेटा? सर्वाधिक फायदा पंजाब को, ठीक है। बेनामी क्या होता है बेटा? अपनी रिश्तेदारों के नाम कर देते हैं ज़मीन को। अच्छा, किसको ज़मीन नहीं दी जाती? सरकार को नहीं दी जाती बेटा, ये आंसर आएगा। तो ये आप कर सकते हैं प्रश्न। अब 2 अंक के बढ़ते हैं। ग्रामीण समाज में कौन कौन से पैसे अपनाए गए हैं बेटा? खेती, कृषि हो गया बेटा, ये तो कृषि हो गया, और गैर कृषि जैसे कि बकरी चलाना, भेड़ चलाना, या गैर कृषि कार्य, ये आ जाएंगे सब बेटा। कृषक समाज संरचना से क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे कितने % लोग खेती करते हैं, कितने % लोग खेती जुड़े काम नहीं करते, ये सब लिखना है। बेकार का मतलब बिना किसी तनख्वाह के मुफ्त में मजदूरी करना। रेतबाड़ी प्रथा क्या होती है? जब कंपनी यानी सरकार, कंपनी सीधे किसानों से, कृषकों से कर लेती है, कृषकों से कर लेती है बेटा, ठीक है। कंपनी सीधा किससे कर लेती है बेटा? कृषकों से कर लेती है। रेतबाड़ी हो गया। आज़ादी के बाद भारत में कृषि की स्थिति क्या है? 60% खेती करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, ये लिख देंगे हम। बेनामी बदल, जब जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम कर देते हैं लेकिन असली मालिक भूस्वामी ही होता है बेटा, ठीक है। अगर कृषि मजदूर में संचार को क्या कहते हैं? मजदूरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जीवन निर्वाह कृषि पता है? जीवन निर्वाह कृषि और किसानों में क्या अंतर है? जो लोग केवल अपने जीवन के लिए करते हैं, और किसानों में जो केवल अपने जीवन में साथ साथ दूसरे खेतों में भी काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए भी करते हैं, ये सब। भारत में किसानों की आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? कारण क्या है बेटा? पता है आपको? कर्ज, बैंक का कर्ज हो गया, फसल ठीक से नहीं होना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सब लिख दोगे आप। ग्रामीण समाज में कृषि संरचना कि 60% लोग खेती करते हैं, ठीक है, इसमें 10% लोग अमीर हैं और प्रबल जाति हैं, सब लिख दोगे आप। ग्रामीण समाज में जाति वर्ग दोनों जुड़े हुए हैं, यानी प्रबल जाति तो ऊंचा वर्ग, निम्न जाति तो नीचा वर्ग। उदाहरण लिख सकते हो, जाट हो गया, ठीक है, ये सब। आगे देखते हैं बेटा। संविदा खेती के बारे में जरूर क्वेश्चन आएगा बेटा। मैंने आपको बता दिया है क्या होता है कि जब कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अच्छी फसल और अच्छी कीमत पे अपनी मनपसंद फसल उगवाती लोगों से, उसे संविदा खेती कहते हैं। केरल में क्या कारण थे बेटा? यही कारण जो मैंने बता चुका हूँ। घुमक्कड़ मजदूर क्या होता है? जो बेटा एक से दूसरी जगह खेती तलाश में घूमते हैं। हरित क्रांति के बारे में आपको आता है, 6 पॉइंट लिख लोगे आप। कोई भी दिक्कत आती है क्वेश्चन में, आप
आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बार बार वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है बेटा, कोई नहीं, ठीक करते हैं इसको भी हम। हाँ, हरित क्रांति के बारे में आता है। क्षेत्रीय असमानताएं कैसे फैली बेटा, कि कुछ राज्य अमीर हो गए, कुछ गरीब हो गए, सबको बराबर फ़ायदा नहीं मिला, कुछ किसानों को आत्महत्या करनी पड़ गई। और अंग्रेज़ों ने कौन सी भूमि प्रणाली अपनाई, एक तो रेतवाड़ी अपनाई थी बेटा, रेतवाड़ी, और एक स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जो आपने पढ़ा हुआ, जमींदारी प्रथा। तो ज़्यादा चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाते, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आपको फिर नींद भी आ रही होगी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 अंक के प्रश्न देख लेते हैं बेटा एक बार। हरित क्रांति पर समाज का क्या प्रभाव पड़ा, केवल कुछ ही राज्यों को फ़ायदा हुआ, कुछ ही वर्गों को फ़ायदा हुआ, केवल गेहूँ और चावल की खेती में ही इसमें फ़ायदा होता है बेटा, और छोटे किसान और गरीब हो गए, इससे सामाजिक विषमता फैली, ये सब लिख देंगे। आज़ादी के बाद विभिन्न भू सुधार लागू किए गए, कौन कौन से किए गए थे बेटा, हदबंदी को मना करना, ठीक है, पट्टेदारी को मना करना, और जमींदारी को मना करना, ये सब। समाज की संरचना की स्टार्टिंग में आपको जो मैंने वीडियो 5 शुरू में आ जाएंगे, और जितने भी बारे बताए हैं आपको 6-7 पॉइंट वो लिख देंगे कि इतने % खेती करते हैं, खेतों जुड़े त्यौहार मनाते हैं, और जमींदार कुछ रईस जमींदार होते हैं, कुछ गरीब जमींदार होते हैं, ये सब आप लिख देंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और एनबी लर्निंग से जुड़े रहें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अंक आएँ, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।